नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल और मैं हूं आपके साथ आयशा शेख सिद्दीकी। आज हम बात करने आए हैं अरसलान से, जो अभी अभी यूक्रेन से वापस आए हैं। तो अरसलान, कैसा रहा आपका सफर? अच्छा था, पहली बार जंग देखी है। पहली बार जंग देखी है। तो वहाँ आप कहाँ पर रह रहे थे? मैं वहाँ पे उस ग्रोथ में रहता था। ये वेस्ट साइड के बॉर्डर पे लगता है, हंगरी से, वो रशिया से बिल्कुल अपोजिट साइड में। रशिया से अपोजिट साइड। और जिस जगह पर आप रहते थे वहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूर पर है? 750-800 किलोमीटर। तो जब आप वापस आने वाले थे, जाहिर सी बात आप फ्लाइट से वापस आए होंगे, तो आपने वहां से अपनी जहाँ पर आप रह रहे थे वहां से एयरपोर्ट तक का सफर कैसे तय किया और उसमें क्या क्या दिक्कतों का हमें सामना तो आपको बॉर्डर करना क्रॉस करवाया था ना, हंगरी से क्रॉस करवाया था हमें। तो हंगरी तो पास थी हमारा, पड़ा? तो वो बॉर्डर ऐसी था, हमारा 25 किलोमीटर था और वहाँ से आगे एयरपोर्ट 400 किलोमीटर। तो हंगरी तक क्रॉस करने में बस बॉर्डर पे टाइम लगेगा, हमें जो लगा ऐसे ही 15 घंटे लगे थे बॉर्डर क्रॉस करने में। और इसमें आपने किस साधन का उपयोग किया था? वो हमारे जो कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है उसने बस वो करवाई थी, प्रोवाइड करवाई थी। अच्छा। यहाँ से बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया की सरकार वहाँ पर हमारे देश के पढ़ने वाले बच्चों तक मदद पहुँचा रही है। तो इस वाक्य में कितने प्रतिशत सच्चाई है? क्या भारत सरकार से आपको कोई मदद मिली? मदद मिली है, लेकिन बस बॉर्डर के बाद। बॉर्डर के बाद? जब बॉर्डर क्रॉस कर दिया बस उसके बाद, उससे पहले कोई मदद नहीं थी। और बॉर्डर से पहले उससे पहले हम उन्होंने कह दिया था बस आपको बॉर्डर क्रॉस करना है, जंग जहाँ पर है वो वहीं पे कह रहे खुद बॉर्डर क्रॉस कर लो। तो ये जंग के नजारे आपने अपनी आंखों से देखे हैं? कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना नहीं, चाहें? बस ऊपर से मिसाइलें गिरती है, कुछ ऐसा तो दिखता है नहीं, बस भागा दौड़, रात में सायरन बज जाते थे 3-4 बजे, बस यही रहता था वहाँ पे। और आपकी खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने में पहले दिन बहुत भीड़ हो गई थी, जब जिस दिन पहले दिन अटैक हुआ था रात को 4:30 बजे, उस दिन सुबह 8 बजे से पूरी सुपरमार्केट, पेट्रोल पंप, सभी जगह भीड़ थी। तो हम अपना ले आए थे, 1 हफ्ते का खाना ले आए थे उस दिन हम सुबह में। वो 3-4 घंटे में जाके हमारा नंबर आया था सामान लेने का, तब भी आया था। यूक्रेन की जो सरकार है उन्होंने आपको इस पूरे मामले में किस तरह से सहयोग किया? ये किस तरह से आपकी मदद की? उन्होंने तो कुछ नहीं करा था, कुछ किसी भी प्रकार का सहयोग? उन्होंने बस वही गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से बात हो गई, हमें तो ऐसे उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि आप ऐसा करो ऐसा करो। उनका तो अलग ही चल रहा था ना, तो वॉर के उसमें तो उनका ध्यान कहाँ होगा इस टाइम यहाँ पे। तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से बात करी होगी, जो भी होगी एम्बेसी वगैरह से, हमारे ऐसा कोई नोटिस नहीं आया था, ना हम बात कर पा रहे थे उनसे। तो आप जब वहां पर थे और युद्ध का माहौल चल रहा था, क्योंकि ऐसी भी सूचना हमारे पास आई थी कि बच्चों को यूनिवर्सिटी कैंपस में शिफ्ट करा दिया गया है, तो आप उस टाइम पर यूनिवर्सिटी कैंपस में थे या फिर जहां पर आप अपना रह रहे थे वहीं पर? मैं फ्लैट पे रहता था, लेकिन जिस दिन पहली फ्लाइट गई थी तो उस दिन हॉस्टल खाली हुआ था हमारा, तो उसके बाद हमें हॉस्टल में शिफ्ट करा दिया था। हॉस्टल पहले वैसे था, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था, कोई भी आके रह लो, खाना भी वही प्रोवाइड कर रहे थे, सब कर रहे थे। अच्छा, तो जैसे ये युद्ध शुरू हुआ तो हमारे देश के नेताओं ने अपने अपने अलग अलग बयान देने शुरू किए, जिसमें 2 बयान काफी मशहूर हुए। पहला बयान था हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बच्चे बाहर जाकर ये एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी पढ़ाई करते हैं, तो हमारे देश का पैसा बाहर कंट्री में जा रहा है। दूसरा बयान दिया था प्रहलाद जोशी जी ने। उन्होंने कहा कि जो बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते वो वहां जाकर पढ़ाई करते हैं। तो आप इन दोनों बयानों पे अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? इंडिया में गवर्नमेंट सीट है 15,000, बच्चे बैठते हैं 15 लाख, तो वो बाकी बच्चे क्या करेंगे? और बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज उसकी तो फीस चलो सस्ती हो जाती है, वो तो 15,000 बच्चे ही देंगे। बाकी जो बच्चे उन्हें मिलता है प्राइवेट कॉलेज की फीस है 1 करोड़ से नीचे तो किसी की भी नहीं है, तो 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाए? तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप वहां जाकर पढ़ाई करते हैं वहाँ विदेश में, हमारी तो आपको सस्ती पड़ जाती है? हमारी फीस है वहाँ 30 लाख में पूरी एमबीबीएस। 30 लाख में? और अगर हम रहना मिला के सब कुछ 30 लाख 30 लाख में। अगर अब वो बाकी हमारे खर्चे अलग है, जो खाने पीने से अलावा घूमने फिरने के वो अलग है, लेकिन 30 लाख में पूरा है। और वही कोर्स इंडिया में? वही कोर्स इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर है। कुछ ऐसा भी है क्या कि अगर आप वहां से अपनी पढ़ाई करके यहाँ वापस आते तो कोई आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है? एग्जाम देना पड़ता है। कौन सा एग्जाम? पहले तो एमसीआई था, अब जब हमारा नंबर आएगा, मतलब हमारा चांस आएगा इंडिया में आने का, तो वो होगा नेक्स्ट एग्जाम होगा। वो तो गवर्नमेंट ने सबके लिए कर दिया, जो इंडिया में एमबीबीएस कर रहे उन्हें भी देना है।
और अगर ऐसा हो जाता है कि बच्चे उस एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या? तो उन्हें 2-3 हर साल वेट करके नेक्स्ट अटेम्प्ट हर साल देना पड़ता है। ऑप्शन ये भी होता है अगर इंडिया में नहीं हुआ, 2-3 साल में नहीं हुआ, बच्चे हार मान जा रहे तो वो बाहर जॉब कर लेते हैं कहीं पे। तो अभी तो युद्ध का माहौल चल रहा है, अगर माहौल शांत हो जाता है तो आप वापस जाने जी। और अगर शांत नहीं हो पाता है? शांत तो वैसे तो हो ही जाएगा, या तो रशिया के अंदर आएगा वरना यूरोप में आएगा। रशिया के अंदर चले रशियन डिग्री मिलेगी, यूरोप में तो यूरोप की मिलेगी। यूनिवर्सिटी सिविलियंस को कुछ नहीं है वहाँ पे दिक्कत तो फिर गवर्नमेंट की आएगी ना कि यूक्रेन नहीं रहेगा, फिर गवर्नमेंट की दिक्कत आएगी। और इस बीच में जो आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो आ रही है। अभी 15 मार्च तक छुट्टी बोली है, उसके बाद का ऑनलाइन क्लास चलेगी सितंबर तक। तो आपको अपने जिस जगह पर आप रह रहे थे वहाँ से इंडिया तक का सफर तय करने में कितने दिन का टाइम लगा? मैं वहाँ से 1 को निकला था और मैं यहाँ पे 4 को आया हूँ। 4 दिन हम मान सकते हैं। तो मैं हॉस्टल में था, तो हमारे हॉस्टल के कॉन्ट्रैक्टर है यूक्रेन में, 1-2 ही कॉन्ट्रैक्टर है जो हेल्प कर रहे हैं। एक हमारा कॉलेज का है, तो उन्होंने बस प्रोवाइड कराई थी हंगरी बॉर्डर तक। उसके आगे तो एम्बेसी को ही लेके जाना था जब हमारा इमिग्रेशन वगैरह हो जाता, तो बस प्रोवाइड कराई। वो भी बस 25 किलोमीटर रास्ता था बॉर्डर तक का। वो बॉर्डर 25 किलोमीटर कवर करने में हमारे पूरे 16 घंटे लगे थे बस में बैठे बैठे। ये जाम की वजह से हुआ या फिर जाम था वहाँ पे? सारे अरबी, पाकिस्तानी, इंडियन, हर कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ बहुत ट्रैफिक है। ये भी, और पता नहीं बॉर्डर पे कर क्या रहे, कार को तो निकाल रहे हैं जाओ जाओ, और बस को कम से कम एक बस को 2 घंटे लग रहे हैं। तो चेकिंग कर रहे हैं या फिर किस कुछ वजह नहीं, से? बस पता नहीं था, हमारी तो चेकिंग हुई नहीं थी बॉर्डर से पहले, उसके बाद ही चेकिंग हुई थी। तो कितना टाइम आपको फिर बॉर्डर पर लग गया? 16 घंटे। 16 घंटे आप बॉर्डर पर बस रहे? में बैठे रहे बस एक ही जगह, 2 बार सो के उठ गया था मैं एक ही जगह। और ये 16 घंटे में किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? कुछ नहीं, खाने को कुछ था नहीं वहाँ पे, बस रास्ते में वही चिप्स कुरकुरे वही मिलते हैं वहाँ पे, यही खाया हमने 3-4 दिन। और फिर बॉर्डर क्रॉस होने के बाद किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ा या? बॉर्डर क्रॉस होने के बाद फिर हमें आगे चेकिंग हुई, इमिग्रेशन वगैरह हुआ, उसके बाद दूसरी बस में बिठाया एम्बेसी वालों ने। फिर वहाँ से 3-4 घंटे बस बुदापेस्ट तक लगे थे, बस वहाँ तक फिर होटल दिलाया उन्होंने, बस खाना वाना प्रोवाइड करा, यही था बस। अच्छा, तो अभी आपके जानने में कोई और ऐसा है जो यूक्रेन के अंदर है अभी भी? हाँ, जो मेरे सीनियर थे जो बच्चों को निकलवा रहे थे वहाँ से, वो हैं अभी वहीं पे, शायद आज आने को कह रहे थे, अब पता नहीं, मेरी बात नहीं है इनसे आज। अच्छा, तो वो इंडियन है। तो अभी उनका वो क्या वहाँ का क्या माहौल बता रहे हैं कि क्या? माहौल तो वही है बस, कीव साइड और खार्किव साइड, इस साइड में अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वो भी ये नहीं है कि आर्मी नीचे से अटैक कर रही है कि ट्रूप्स आ रहे हैं, टैंक ही आ रहे हैं, वो बस एयर स्ट्राइक हो रही है ऊपर से। खबरों में हमने ऐसा भी सुना था कि जो लोग पैदल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा रहे हैं वो लोग, तो क्या ये बात सच है? हाँ, ये सच है। उनसे बस एम्बेसी वालों ने ये कहा या तो बस में आओ या ट्रेन करके आओ, बॉर्डर पैदल कोई क्रॉस नहीं करेगा। इसके पीछे का कारण? ये हमने भी पूछा था, उन्होंने कहा कि हम हर किसी को तो बॉर्डर क्रॉस नहीं करा सकते, तो आपको प्रोसेस के थ्रू आना पड़ेगा। और जब बॉर्डर क्रॉस को करा रहे थे, चलिए बस से करा रहे हैं या किसी और वाहन से करा रहे हैं, तो किस किस तरह की चेकिंग वो लोग कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस लगेज चेक होता है, पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है और वो भेज देते हैं। पर दिक्कत उनकी है जो ट्रेन से आ रहे, चलो हम तो बस से आ रहे थे, हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने अरेंज करा दिया था सब कुछ। जो ट्रेन से आ रहे हैं वहाँ पे ट्रेन में हर कंट्री के लोग खड़े हैं, कम से कम 10-15 हजार टिकट लेने के खड़े हैं, तो वहाँ पे इंडियन को निकालने में देर, लड़की तो निकल ही नहीं पाती, मुश्किल से निकल पाती है। तो भारतीय मीडिया में या फिर इंटरनेशनल मीडिया जैसा दिखा रही है, बहुत ज्यादा खौफनाक मंजर दिखाया जा रहा है, दिखा रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो आप तो वहां पर रहे हैं, आपने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया कि इतना खौफनाक है या फिर नहीं, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप साझा करना चाहते हो? इतना खौफनाक तो नहीं है, लेकिन है, लोगों के तो है ही, लेकिन इतना नहीं है। वहाँ पे बस जो मेन सिटी है ना, वहाँ पे अटैक है ज्यादा। ये जो जैसे हमारे में तो अभी तक सायरन इतना ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था, जो हमारे आसपास की थी वहाँ पे होता था कि आसपास में मेन सिटी, लेकिन हमारी साइड तो कुछ था भी नहीं इतना। चलिए अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर से आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया।